हे गाइस, मैं हूं रावेंद्र। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावेंद्र जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि रहेगा मध्य प्रदेश में ऊर्जा, है ना। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा पढ़ेंगे अपन। और ऊर्जा पढ़ने के पहले अपन को कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि ऊर्जा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। कि ऊर्जा किन किन क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, किन किन चीज़ों से उत्पन्न होती है ना। उन्हें अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में या बृहद परिप्रेक्ष्य में पढ़ें अगर, तो वो कुछ अपन देखें तो परंपरागत क्षेत्र में भी, परंपरागत स्रोत से भी उत्पन्न होती हैं और गैर परंपरागत स्रोत से, है ना। तो उन्हें हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, है ना। अगर ऊर्जा की बात करें तो अगर इन्हें पर्यावरण के आधार पर डिवाइड किया जाए या बांटा जाए तो देखेंगे अपन कुछ स्रोत जो होते हैं ऊर्जा के, वो नवीकरणीय स्रोत होते हैं। नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल सोर्सेस, है ना, जिनको रीन्यू किया जा सकता है ना। मतलब कोई स्रोत ऐसा प्रकृति का या नेचर का जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, तो उस चीज़ का सोर्स दोबारा उत्पन्न हो सकता हो तो वो उसे अपन रीन्यू कर सकते हैं, है ना। रिन्यूएबल, है ना, रिन्यूएबल सोर्सेस, नवीकरणीय स्रोत। बात करें अनवीकरणीय स्रोत, अपन अभी समझ रहे हैं केवल टॉपिक को, है ना। बाद में अपन समझेंगे। मैं पहले से बना रखा है ताकि समय की बचत हो। अनवीकरणीय स्रोत की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स, है ना, जिनका दोबारा उत्पादन नहीं हो सकता। अगर कोई जिस चीज़ से बिजली बन रही है वो चीज़ समाप्त हो जाए तो दोबारा वो चीज़ नहीं मिल सकेगी अपन को, तो उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे कि अगर उदाहरण की अगर बात करें तो नवीकरणीय स्रोत की बात करें तो सौर ऊर्जा, है ना, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, है ना। और बात करें अगर बायोमास, बायोगैस, पवन ऊर्जा, इस प्रकार के उदाहरण अगर देखें, इनका अपन कितना भी यूजेस करें तो भी ये अपनी लाइफ में दोबारा अपन इनको रिन्यू कर सकते हैं ना। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो जैसे कोल आ जाता है ना, कोयला, है ना, जो ताप विद्युत ऊर्जा बोले तो, है ना, क्या बोलेंगे, कोयला से ताप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। जल का भी भरोसा नहीं है ना। अगर मान लो नदियाँ बहती हैं, सूख जाती हैं नदियाँ कई बार, तो जल भी इसी के अंतर्गत लगभग आ जाता है ना, जल। इसको कभी कभी इसमें भी रखा जाता है, रिन्यूएबल सोर्सेस में भी रखा जाता है कि नदियाँ सदैव बहती रहेंगी। लेकिन कुछ नदियाँ सदा नीरा नहीं रहती हैं। कुछ नदियाँ अगर देखें तो सदा नीरा नदियाँ हैं, तो उनकी बात इसमें रख सकते हैं, तो, है ना। और यहाँ पे अगर बात करें पेट्रोलियम जैसे, है ना, ऑयल वगैरह, ऑयल एंड गैसेस, है ना, ये चीज़ अगर लाखों करोड़ों वर्षों में तो इनका निर्माण हुआ है, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म भी हो सकती है ना, समाप्ति हो सकती हैं। तो इस आधार पे अपन बांट सकते हैं, है ना। तो लेकिन अगर बात करेंगे अपन मध्य प्रदेश में ऊर्जा के संसाधन की और इसका उपयोग क्या है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा आखिर उत्पन्न, तो बात करें अगर ऊर्जा की, तो ऊर्जा हर क्षेत्र में ज़रूरत होती है ना। अगर हम आज यहाँ पे खड़े हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो न किसी वजह से, ऊर्जा से। आज हम लाइट ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा का ही पार्ट है। हमारे दैनिक जीवन में ही उस हर चीज़ का उपयोग हो रहा है, इसीलिए हम उसे पढ़ भी रहे हैं ना। अगर कोई वस्तु हमारे डायरेक्ट व्यवहारिक जीवन से जुड़ी है तो निश्चित ही वह हमारे लिए उपयोगी हो ही जाती है ना, इसीलिए हम पढ़ते भी हैं। चाहे ऊर्जा को हर क्षेत्र में देखा जा सकता है, हर प्रकार से उसका विभाजन किया जा सकता है। ऊर्जा कई प्रकार से मतलब व्याप्त है दुनिया में, है ना। जो विश्व में अगर ऊर्जा की बात करें तो वो कई प्रकार से देखी जा सकती है। एनर्जी किसी भी रूप में नज़र आ सकती है ना, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो खाद्य के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, है ना। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा को अपन डिवाइडेशन जो करेंगे वो करेंगे। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अनवीकरणीय स्रोत में, है ना, जो कि है जल विद्युत परियोजना। अपन ने चूंकि नदियाँ पढ़ ली थी, इसलिए अपन पहली जो परियोजना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल विद्युत परियोजना में, है ना। उसके साथ अपन बांध भी पढ़ते जाएंगे, जो कि विद्युत परियोजनाओं में डैम बनाने होते हैं ना। जल विद्युत परियोजनाएं
होती क्या हैं, या इनको नदी घाटी परियोजनाएं भी बोलते हैं, या पन विद्युत परियोजना या बिजली पन विद्युत परियोजना, या तो इन्हें जल विद्युत परियोजना, और इनको नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं ना, क्योंकि ये नदियों की घाटियों में निर्मित होती हैं। परियोजनाओं को एक नाम और सुना होगा आपने कि बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। वो नाम इसलिए दिया जाता है कि जब किसी योजना का या परियोजना का उद्देश्य 2 या 2 से अधिक कार्यों के लिए, जिनके उद्देश्य 2 या 2 से अधिक हों, है ना, तो वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आ जाती है ना। जैसे अगर कोई अपन ने नहर से एक परियोजना निकाल दी जिसका उद्देश्य केवल ये रखा गया कि ये कृषि से सिंचाई के लिए है ना, अगर उसका उपयोग, बात करें अगर बहुउद्देशीय परियोजना की, है ना, बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जाए तो अगर इसमें सिंचाई भी अपन, है ना, जैसे सरकार ने कोई एक प्रोजेक्ट लाए, उसमें किसानों के लिए सिंचाई भी होगा, कृषि के लिए, है ना। बात करें उसमें पानी की, किसी क्षेत्र में पेयजल की कमी है तो उसका भी इसमें यूज हो गया, है ना। अगर इसी को अपन ने पर्यटन क्षेत्र से जोड़ दिया, है ना, वहाँ से सरकार को आय होने लगी, पर्यटन से देख लिया, है ना। और भी कई कार्य हैं जो इन परियोजनाओं में जिनके उद्देश्य पूरे होते हैं ना। यहाँ पे अगर जल पर्यटन से जल नौका भी ला दी गई है ना, जल नौका भी है। और बात करें अगर तो मत्स्य पालन हो जाएगा, मत्स्य पालन। तो ऐसे बहुत सारी जब ये उद्देश्य शामिल हो जाते हैं एक परियोजना में तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है ना, जिसका उद्देश्य 1 से अधिक या 2 से अधिक उद्देश्य पूरे करती हों, वो परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। अब पढ़ेंगे हम जल विद्युत परियोजनाएं। तो जल विद्युत परियोजनाओं की अगर बात करें, नदी घाटी विकास परियोजनाओं की बात करें, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली नदी घाटी जो जल विद्युत परियोजना थी वो चंबल नदी में निर्मित हुई थी ना, चंबल नदी में, है ना, जो थी चंबल नदी। 1954 के आसपास आपको ये परियोजना देखने मिलती है ना, 1954 में। लेकिन बोला जाता है कि कहीं कहीं आपको इसको 1960 भी मिलेगा, तो आप देख सकते हैं ना। चंबल जो थी गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना। अगर इसकी बात करें क्षमता की, ऊर्जा क्षमता की, तो ये 115 वाट की थी ना, 115 मेगावाट की, अगर इधर लिखना है मेगावाट, हाँ 115 मेगावाट की। चंबल नदी में चूंकि 3 परियोजनाएं हैं, अगर बात करें तो दूसरी परियोजना बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बाहर है। चंबल नदी जैसे ही राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है तो दूसरी परियोजना यहाँ पे हो जाती है राणा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, है ना। ये जो परियोजना है ये चित्तौड़गढ़ में आपको देखने मिलेगी, है ना। ये चंबल नदी की परियोजना है चित्तौड़गढ़ में। चूंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना है ना, चंबल पर गांधी सागर परियोजना, चित्तौड़गढ़ परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, है ना। तीसरी जो परियोजना है वो जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। ये तीनों चंबल नदी पर है ना। ये बहुउद्देशीय परियोजना है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना भी कही जाती है ना। इसकी बात करें अगर तो ये 172 मेगावाट की है। जवाहर सागर की बात करें तो ये 199 मेगावाट की है ना। अगर बात करें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो वो अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बहाव या जल का क्षेत्र नदी में नर्मदा नदी का है, जो कि इंदिरा सागर परियोजना है, जो खंडवा में पुनासा नाम से भी जानी जाती है। इंदिरा सागर, है ना, जो कि 1000 मेगावाट की है, 1000 मेगावाट की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ना। बात करें अगर तो जल विद्युत परियोजना है। तो जल विद्युत परियोजनाओं को, नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द दिया था जो कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर भी इसे कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि एक तो ये जल से भी जुड़ी हुई थी और इनसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी स्टार्ट हुई थी। तो ये बहुत सारे उद्देश्य का पूर्ति कर रही थी और जल के कारण ही, जल से आपने सुना है जल ही जीवन है, और जल के पास या नदियों के पास हमेशा से पुरानी सभ्यताओं का निवास रहा है ना।
और बात करें अगर जल विद्युत परियोजनाओं की, तो एक फोटो के माध्यम से आप देख सकते हो कि किस प्रकार की जल नदी परियोजनाएं होती हैं। जैसे तवा परियोजना मध्य प्रदेश में सबसे लंबा डैम बना हुआ है ना, तवा परियोजना, तो जो कि नर्मदा की सहायक नदी भी है। तो होशंगाबाद से जो नदी उद्गम होती है तवा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैप की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे लंबा बांध मध्य प्रदेश का बना हुआ तवा नदी पर बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से इसमें होती है। दो पर्वतों को अगर बात करें, दो पर्वतों को रोककर जो ऊंचाई वाले स्थल पे एक ऊंची दीवार या डैम बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है ना। और जहाँ से जलप्रपात के रूप में पानी बहता है, आप देख रहे होंगे पानी बह रहा है ऊपर से, है ना। और उसके पीछे जहाँ से दीवार डैम बना हुआ है, पीछे वाटर स्टोरेज हो जाता है, पानी को रिजर्व कर लिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा संग्रहण क्षेत्र स्टोरेज हो जाता है। तो इससे कुछ पर्यावरण में आपको देखने मिलेगा, पर्यावरण को ह्रास भी पहुंचता है ना। वहाँ पे रहने वाले वन्य जीव, आसपास वाला ग्रामीण क्षेत्र या जो जमीन वो होती है, और पर्यावरण को हानि पहुंचती है, क्योंकि वहाँ के वन्य जीव प्रभावित होते हैं, है ना। वन्य क्षेत्र प्रभावित होता है, जंगल प्रभावित होता है। तो ये इस चीज़ के लॉस भी हैं, है ना। और देखते हैं अगर यहाँ पे, तो जो पानी आगे जाके एक छोटे गेट बनाए जाते हैं, तो वहाँ से पानी छोड़ा जाता है। वो पानी गिराया जाता है डैम से, और डैम से ऊपर से पानी गिराया जाता है कंटिन्यू। नीचे टरबाइन लगी होती है, आप देख रहे होंगे टरबाइन लगी है। टरबाइन जब पानी में बहुत ही तेज वेग से, है ना, बहुत ही वेलोसिटी से जब पानी तेज से रफ्तार से गिरता है टरबाइन पे, तो टरबाइन घूमने लगती है। टरबाइन जब घूमती है तो उसमें जनरेटर के तहत घूमती है, और कभी कभी और पानी का बहाव इतने तेज होता है, तो वो टरबाइन जब घूमने लगती है तो टरबाइन से विद्युत उत्पन्न होती है ना, टरबाइन के घूमने से, है ना। तो इस प्रकार जो वहाँ पे जल विद्युत केंद्र बनाया जाता है नीचे, तो उधर पे विद्युत को स्टोर किया जाता है ना। इस प्रकार जल विद्युत परियोजनाएं संचालित की जाती हैं, है ना। अब अपन एक छोटे से मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे जब दो पहाड़ी रहती है ऐसे, है ना, ऊंचाई वाले क्षेत्र में, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ से मान लो पानी बह रहा है ना, नदी निकलनी थी, लेकिन यहाँ पे पानी वो ये इनको डैम को रोक लिया गया, है ना। तो इधर पे वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, ये पानी से विशाल स्टोरेज अपन देखने हो जाता है ना। ये इधर पे छोटे छोटे गेट बना दिए जाते हैं, और एक साइड में भी कुछ गेट होते हैं, है ना। तो यहाँ से पानी लगातार छोड़ा जाता है, और यहाँ पे नीचे टरबाइन लगा दी जाती है ना, ऐसे ऐसे करके। तो इन पे जब पानी गिरता है तो ये विद्युत को सप्लाई करती है ना। एक केंद्र बना होता है यहाँ पे, जल विद्युत केंद्र, जो कि विद्युत को स्टोर करता है। और जब ये पानी काफ़ी ऊपर हो रहा है, तो जब बहाव बढ़ जाता है, बाढ़ की होती है, तो और भी गेट खोल दिए जाते हैं, बड़े वाले गेट, ताकि पानी इस वाले क्षेत्र को बाहर नहीं जाने लगे, है ना, इस वाले क्षेत्र। तो ये वाले गेट खोल दिए जाते हैं। इस प्रकार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। अब पढ़ते अपन मध्य प्रदेश की एक एक विद्युत परियोजनाओं को। मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपन अगर ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे तो कोई चीज़ें लिखने से यहाँ पे काम नहीं रहेगा। ज़्यादा अच्छा होगा अपन मैप से पढ़ेंगे, तो अपन को लोकेशन से याद हो जाएगी, है ना। अगर बात करें सबसे पहली परियोजना, अपन क्रम से ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। या तो आप नदियों के हिसाब से ही पढ़ सकते हो कि मुख्य परियोजना पहले पढ़ लें, और फिर जो दूसरे क्रम की परियोजना है वो पढ़ते हैं। चंबल नदी की जैसे अपन ने परियोजनाएं देख ली हैं। पहली परियोजना जो गांधी सागर परियोजना है ना, जो कि 115 मेगावाट की है, और मध्य प्रदेश की पहली बड़ी परियोजना है ना। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, बड़ी नहीं है, पहली। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे राणा सागर परियोजना चंबल नदी पे। तीसरी जवाहर सागर परियोजना है ना, जो कि 172 वाट की है, और 199 वाट की जवाहर सागर है, मेगावाट की, है ना। अब बात करें नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी का आपको उद्गम पता ही है कि अनूपपुर जिले के, है ना, अमरकंटक स्थान से उद्गम होती है, और ये यहाँ से अनूपपुर शहडोल होते हुए लगभग 15 जिले से प्रभावित करती है। बात करें इसकी पहली परियोजना, तो जबलपुर में अगर बात करें, जबलपुर में तो यहाँ पे एक बरगी बांध बनाया गया ना। बरगी डैम आपने सुना होगा, बहुत विशाल डैम है बरगी डैम। अगर आप फोटो देखना चाहें तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस प्रकार आपको बरगी डैम की फोटो देखने मिलेगी ना। लगभग सभी डैम एक से लगेंगे आपको देखने में। बरगी डैम यहाँ से, जब यहाँ पे बरगी डैम जबलपुर में है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है ना। उसके आगे जब नर्मदा नदी आती है तो ये यहाँ पे खंडवा जिला में, है ना। खंडवा जिला में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंदिरा सागर डैम बनाती है। इंदिरा सागर डैम को खंडवा में पुनासा डैम भी कहा जाता है, जो कि 1000 मेगावाट विद्युत का संचालित करता है ना, प्रदान करता है। बात करें महेश्वर में, तो एक खरगोन में महेश्वर परियोजना है ना, जो कि नर्मदा नदी पर ही है, खरगोन में जिले में।
और बात करें जब नर्मदा नदी आगे मध्य प्रदेश के आगे निकलती है और मध्य प्रदेश से गुजरात की सीमा में, तो गुजरात के भड़ौच स्थान पर आपको एक परियोजना देखने मिलेगी जो सरदार सरोवर परियोजना नाम से जानी जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में भी गिनी जाती है ना। तो ये अपन को याद रखना। नर्मदा नदी की बात अगर करें तो आपको यहाँ से कुछ बेतवा नदी में भी आपको 1-2 परियोजना देखने मिलेंगी, जैसे कि आपको सम्राट अशोक सागर परियोजना देखने मिलेगी यहाँ पे रायसेन वगैरह जिले में, है ना। रायसेन में सम्राट अशोक सागर, यहाँ पे आपको राजघाट परियोजना देखने मिलेगी विदिशा जिले में, है ना। तो यहाँ पे आपको विदिशा जिले में आपको राजघाट परियोजना देखने मिलेगी, जिसे अपन को लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। राजघाट परियोजना को लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं, है ना। सम्राट अशोक सागर परियोजना रायसेन में है, इसे माता टीला परियोजना भी कहते हैं। बेतवा नदी पर ये परियोजना बनाई गई है ना। कौन सी नदी पे? बेतवा नदी पे, रायसेन में। और बात करें यहाँ पे तो विदिशा जिले में, अब बात करते हैं आगे। अपन इधर से चलते हैं, अपन जो उत्तर के क्रम से अगर बात करें तो यहाँ से देखें अगर, तो सबसे पहले सीप नदी पर एक बांध मिलेगा आपको। सीप नदी है जो कि श्योपुर जिले में है, वहाँ पे बंजारा डैम पाया जाता है ना। इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन कभी कभी मध्य प्रदेश को अपन को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो आपको याद रखना है कि सीप नदी पर बंजारा डैम है, सीप नदी पर, है ना, जो कि श्योपुर में है। कहाँ है? श्योपुर। आपको मैप जरूर याद रखना है। मैप अगर मैं इसीलिए डेली मैप बनाता हूँ ताकि आपको ज़िले की लोकेशन याद होती जाए। अगर आपको कभी याद हुआ कि यार इधर पे सीप बंजारा डैम पढ़ाया था, तो आपको ज़िला भी याद होगा, कोई लोकेशन भी याद होगी। ऑप्शन से आप क्लियर सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। लिखने से तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, हर चीज़ डेटा मिल जाएगा। वही चीज़ अगर मैं 4 बार बोल रहा हूँ तो उसका कुछ ना कुछ महत्व है ना, क्योंकि मैंने भी चीज़ें ऐसे ही याद की हैं, ऐसे ही मैं पढ़ता था। तो मुझे मैप भी बनाना 3-4 फ़ायदे होंगे। मैप भी बनाना आपको आ जाएगा, मैप की फिलिंग आ जाएगी, मैप के लोकेशन हो जाएंगे, मैप की आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर पेपर में आता है तो आप बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे श्योपुर जिले में सीप नदी है ना, एक सीप नदी है, उद्गमित होती है, वहाँ पे आपको बंजारा डैम देखने मिलेगा। यहाँ पे अगर थोड़ा आगे चलते हैं तो मुरैना जिला आपको मिलेगा। मुरैना जिला में आपको एक पगारा बांध देखने मिलेगा। पगारा बांध जो कि वहाँ पे एक छोटी सी नदी है जो आसन नदी है ना, आसन नदी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, जहाँ पे आपको पगारा बांध देखने मिलेगा, है ना। पगारा बांध जो कि मुरैना जिले में है ना, मुरैना जिले में। थोड़ा सा नीचे आते हैं अगर, तो आपको यहाँ पे मुरैना के आगे जाएंगे तो भिंड जिला मिलेगा। भिंड में अपनी कोई परियोजना नहीं है। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको एक ग्वालियर जिले में आपको पहसारी परियोजना देखने मिलेगी ना, पहसारी डैम देखने मिलेगा, जो कि मोवन नदी में है ना। छोटी सी परियोजना है, ज़्यादा बड़ी परियोजना नहीं है, लेकिन अपन को नाम याद रखना है, क्योंकि फैक्ट है एक, तो याद रखना है। बात करेंगे थोड़ा और नीचे आएंगे तो अपन शिवपुरी में आएंगे। ये ग्वालियर में थी पहसारी परियोजना, ग्वालियर में। अपन आएंगे शिवपुरी में, तो शिवपुरी में आपको मोहनी सागर परियोजना देखने नहीं मिलेगी, जो कि सिंध नदी पर है ना, सिंध नदी का आपने उद्गम अपन ने नदी में देखा था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिंध नदी कहाँ से उद्गमित होती है ना, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात करें मोहनी सागर परियोजना की, जो कि शिवपुरी जिले में है, उसे अटल सागर परियोजना भी नाम दिया गया है ना। आप थोड़ा नीचे आते हैं, जो कि अपन ने बेतवा नदी पढ़ा है विदिशा में, तो आपको राजघाट परियोजना है ना। अब आते हैं अपन यहाँ टीकमगढ़ निवाड़ी वाले क्षेत्र में, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र रीजन भी आता है। यहाँ पे आपको उर्मिल परियोजना एक देखने मिलेगी। उर्मिल चूँकि उर्मिल परियोजना आपने सुनी होगी। उर्मिल नदी एक छोटी सी नदी है, छतरपुर जिले में पाई जाती है ना उर्मिल परियोजना। ये लिंक परियोजना भी है एक प्रकार की। तो उर्मिल नदी, यहाँ पे उर्मिल नदी में एक मिट्टी का बांध भी बनाया गया है, ये आपको याद रखना है ना। मिट्टी का बांध भी उर्मिल नदी पे बनाया गया छतरपुर जिले में, तो उर्मिल परियोजना यहाँ पर है। इसके आगे अपन थोड़ा चलेंगे तो पन्ना में आपको एक गंगऊ डैम देखने मिलेगा ना, जो कि केन नदी में है ना। ये आपको केन नदी में देखने मिलेगा, केन नदी में आपको पन्ना जिले में। जबकि उर्मिल जो डैम है वो आपको मिलेगा छतरपुर जिले में। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे टोंस परियोजना। टोंस परियोजना की अगर बात करें, ये आपको रीवा जिले में आपको देखने मिलेगा। रीवा जिले में टोंस नदी यहाँ से निकलती है। टोंस नदी अपन ने देखा था कि सतना जिले से निकलती है ना, विंध्याचल पर्वत से ही निकलती है। टोंस की बात करें, जो कि गंगा की सहायक नदी है ना। गंगा की 2 सहायक नदी हैं जो मध्य प्रदेश से उद्गमित होती हैं। एक होगी सोन नदी और दूसरी टोंस नदी। टोंस नदी को तमसा नदी भी कहते हैं, जिसका पौराणिक महत्व भी है
है ना। टोंस नदी यहाँ से निकलती है रीवा जिले से, और रीवा जिले से होते हुए रीवा में एक डैम बनाती है जिसे टोंस परियोजना भी कहलाते हैं, टोंस डैम भी कहते हैं ना। और बात करें यहाँ पे सीधी जिले में तो एक छोटी सी परियोजना है जैसे महान नदी पे है, वो गुलाब सागर परियोजना जो सीधी जिले में है ना, सीधी जिले में। थोड़ा नीचे आते हैं अगर अपन, तो आपको यहाँ पे अनूपपुर जिले से ही निकलती हुई नदी है जो कि सोन नदी है ना, सोन नदी। जैसे अपन ने उस टाइम पे भी पढ़ा था जब नदियाँ पढ़ रहे थे, बाण सागर परियोजना है ना। तो बाण सागर में अनूपपुर और शहडोल की सीमा पे देवलोंद नामक स्थान पे देवलोंद डैम बनाती है जो कि बाण सागर परियोजना है, देवलोंद नामक जगह पे है ना। देवलोंद कहाँ है? शहडोल में है ना। तो बाण सागर परियोजना आपको सोन नदी में देखने मिलेगी है ना। तो एक छोटा सा फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये नदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, पूछी भी जाती है ना। पौराणिक महत्व भी है सोन नदी का भी। तो और उद्गमित कहाँ से होती है? अमरकंटक की पहाड़ी से होती है, 2-3 किलोमीटर दूर नर्मदा जहाँ से उद्गमित होती है, तो वहाँ से आपको बाण सागर परियोजना भी देखने मिलेगी सोन नदी पर है ना। सोन नदी के बाद अगर अपन बात, सोन नदी को नंद नदी भी कहते हैं है ना, हिरण्यबाहु नदी भी कहते हैं हाँ, सोन नदी, नंद नदी। अब बात करें नीचे नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की अपन ने परियोजनाएं पढ़ ली हैं है ना। नर्मदा नदी की सहायक नदी अगर बात करें तो आपको यहाँ मटियारी परियोजना एक मंडला जिले में आपको देखने मिलेगी। मंडला जिले में मटियारी परियोजना, छोटी नदी है लेकिन अपन को नाम अपन याद रख सके तो अच्छी बात है, क्योंकि मटियारी परियोजना मंडला जिले में, माँ से मंडला, माँ से मटियारी परियोजना है ना। थावर परियोजना भी मंडला जिले में, थावर परियोजना आपने सुना होगा, मंडला जिले में है ना। थावर परियोजना छोटी सी परियोजना है। अब अपन आते हैं और दक्षिण में, तो धोती डैम आपको एक देखने मिलेगा जो कि बालाघाट वाले जिले में, जो कि बेनगंगा नदी पर ही है ना, बेनगंगा नदी पे। और नीचे आते हैं अपन तो बालाघाट जिले में ही आपको एक राजीव सागर परियोजना देखने मिलेगी जो कि बेनगंगा नदी पे ही नजर आती है। बेनगंगा नदी है ना, ये आपको जो कि आप बेनगंगा है ना, मध्य प्रदेश की पहली नहर भी इसी बेनगंगा नहर थी यहाँ पे हाँ, जो कि 1923 वगैरह में निर्मित हुई थी है ना। बात करें थोड़ा सा आगे आते हुए यहाँ पे, तो आपको एक और परियोजना यहाँ पे देखने मिलेगी जो कि संजय सरोवर परियोजना है ना, जो कि सिवनी से आते हुए नदी आती है ना, संजय सरोवर परियोजना। तो ये आपको देखने में सिवनी और बालाघाट के पास संजय सरोवर परियोजना है ना, जो कि बालाघाट जिले और सिवनी जिले में है ना। बात करते हैं यहाँ पे आगे पेंच नदी पर माचागोरा परियोजना है, जो कि आपको ये छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा में देखने मिलेगी, माचागोरा परियोजना है ना। बात करते हैं आगे सीतारेवा परियोजना, जो कि छिंदवाड़ा जिले की परियोजना है। सीतारेवा, यहाँ नदियों के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ पे पेंच नदी में है माचागोरा परियोजना, छिंदवाड़ा जिले में ही है। छिंदवाड़ा जिले में एक और परियोजना है सीतारेवा नदी पर ही है यह परियोजना है ना। ये परियोजना नदी के नाम पर ही है तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इनके लिए जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैप में मैंने इसे जिले के आधार पर और मैप के थ्रू पढ़ाया। क्योंकि जब परियोजनाएं नदियों के नाम पर हो जाती हैं तो वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस नाम की परियोजना किस जिले के साथ संबंध रखती है। तो जोड़ियाँ मिलाने के लिए आ जाती है, तो आपको जोड़ियाँ सुमेलित करने पे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपन को कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं भी याद रखनी है। माचागोरा परियोजना छिंदवाड़ा में है, पेंच नदी में। सीतारेवा परियोजना छिंदवाड़ा में है, सीतारेवा नदी पर। तवा परियोजना अपन ने तवा नदी होशंगाबाद से पड़ी थी अपन ने, जो उद्गमित होती है और नर्मदा की सहायक नदी है, जो जहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा डैम बनाया गया है 1815 मीटर का है ना, 1815 मीटर का तवा परियोजना है। और बात करें फिर खंडवा में अपन ने पढ़ चुके हैं, पुनासा इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, 1000 मेगावाट की। महेश्वर परियोजना है, ये ज़्यादा बड़ी परियोजना नहीं है, 450 मेगावाट के आसपास है, जो कि खरगोन में है। उसके नीचे अपन देखते हैं खरगोन में एक और परियोजना है जो कि देजला देवड़ा परियोजना है, देजला देवड़ा परियोजना। बात करें यहाँ पे बड़वानी में, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप जरूर याद रखिएगा, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन जिले में है ना, देजला देवड़ा परियोजना। बात करें लोअर गोई परियोजना की, तो गोई नदी पर है ये, और ये है बड़वानी जिले में गोई परियोजना, लोअर गोई है ना। बात करते हैं यहाँ पे अपन ऊपर आते हैं थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे अलीराजपुर और आपको धार जिले की सीमा में आपको एक परियोजना मिलेगी हथनी नदी पर है ना, जो कि जोबट परियोजना है, हथनी नदी पर जोबट परियोजना। और गांधी सागर परियोजना अपन ने ये पढ़ ली है, तो अपन को इतनी ही कुछ परियोजनाएं आपको याद रखनी है, और जो कि जल विद्युत परियोजना है ना। तो अपन को जल विद्युत परियोजनाओं में इनका डिटेल अपन को नहीं पढ़ना है, केवल परियोजना के नाम याद रखने हैं, तो अपन इतना ही पढ़ते हैं। दूसरा जो अपन को देखना है वो देखना है ताप विद्युत परियोजना है ना। ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत बात करें तो आपको यहाँ पे अपन ने बचपन में पढ़ा होगा कि वात्या भट्टी टाइप की कुछ बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं
है ना, जो बहुत ही विशाल आकार की होती हैं। आप अगर चित्र में देखना चाहें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से विद्युत बनाई जाती है और जो कि कोयला की सहयोग से बनाई जाती है ना, कोयला से बनाई जाती है। और ये जो विद्युत परियोजनाएं होती हैं इनमें कोयले का मुख्य रोल होता है ना, और इसलिए ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत भी आती हैं कि कोयले एक बार अगर उपयोग हो जाएगा तो दोबारा उसका वो नहीं होगा ना। अब बात करते हैं मुख्य परियोजनाएं कौन सी, प्रमुख परियोजनाएं कौन सी। ताप विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है ताप विद्युत परियोजनाओं की, लेकिन मध्य प्रदेश की जो मुख्य ऊर्जा स्रोत है वो ताप विद्युत ऊर्जा ही है ना। जल विद्युत ऊर्जा से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे कहीं अधिक अपन ताप विद्युत ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करते हैं, है ना। बात करें अगर पहली अपन क्रम से मैप में पढ़ेंगे तो अपन इस प्रकार चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना। तो क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो अपन सबसे पहली जो परियोजना देखेंगे यहाँ पे बरेठी ताप विद्युत परियोजना, ना। बरेठी ताप विद्युत परियोजना की बात करें अगर तो ये अपन को छतरपुर जिले में देखने मिलेगी, छतरपुर जिले में, है ना। बरेठी ताप विद्युत परियोजना छतरपुर जिले में। उसके आगे अगर अपन चलेंगे तो सबसे यहाँ पे आपको लास्ट में सिंगरौली में बैढ़न नामक जगह पे आपको विंध्याचल ताप विद्युत गृह देखने मिलेगा। विंध्याचल ताप विद्युत जिसे ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, ऊर्जांचल भी कहा जाता है ना। यहाँ पे न्यूज़पेपर जो प्रकाशित होता है वो ऊर्जांचल नाम से प्रकाशित होता है ना, और इसी के संज्ञा के नाम पर, है ना, संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 4250 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है सिंगरौली जिले पे, है ना, सिंगरौली जिले में। यहाँ पे जो कोयला विद्युत ऊर्जा के लिए उत्पन्न किया जाता है वो कुछ सुहागपुर क्षेत्र से आता है, बाकी उत्तर प्रदेश से आता है ना। बात करें यहाँ पे शहडोल में सुहागपुर विद्युत परियोजना है एक, है ना, सुहागपुर ताप विद्युत गृह, यहाँ पे सुहागपुर ताप विद्युत केंद्र जो कि है शहडोल में, है ना। पहले मध्य प्रदेश में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम हुआ करती थी, बहुत क्षेत्र में हुआ करती थी, जो कि अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चली गई है ना। छत्तीसगढ़ में कोरबा था, और वहाँ पे आपको नवीन जिंदल जैसे प्लांट, वहाँ पे जिंदल प्लांट वगैरह देखने मिलेंगे, जो कि मध्य प्रदेश को अविभाजित मध्य प्रदेश में ऊर्जा के स्रोत को या संसाधन को बहुत बढ़ोतरी दिलाते थे या बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कराते थे। अब बात करते हैं शहडोल के बाद उमरिया जिले में। उमरिया जिले में यहाँ पे आपको एक परियोजना देखने मिलेगी, ताप विद्युत परियोजना उमरिया जिले में, है ना, जो कि है वीरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना, है ना, जो वीरसिंहपुर ताप विद्युत परियोजना। अब बात करते हैं, आते हैं यहाँ पे पांचवी परियोजना की ओर, जो कि है नरसिंहपुर में, है ना। नरसिंहपुर में गाड़रवारा ताप विद्युत परियोजना। गाड़रवारा नाम की एक जगह है नरसिंहपुर में, जहाँ पे एक अनुसंधान केंद्र भी है। तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, कि गाड़रवारा में कौन से। और यहाँ के एक प्रमुख व्यक्तित्व भी है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में, जो कि फिल्म क्षेत्र से हैं, है ना, बॉलीवुड क्षेत्र से हैं। तो उनका भी नाम आप बताएंगे, वैसे मैं ही बता देता हूँ, जो कि मुकेश तिवारी, है ना। गंगाजल मूवी में इनका सीन देखा होगा आपने। तो एक प्रमुख वक्ता भी, बहुत अच्छे वक्ता भी है ना। बात करें झाबुआ में, तो झाबुआ ताप विद्युत गृह, है ना। ताप विद्युत गृह झाबुआ नाम से है, जो कि सिवनी जिले में है। सिवनी जिले में झाबुआ नाम से ताप विद्युत गृह है। आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना है, क्योंकि झाबुआ नाम से, ये नहीं कि आप झाबुआ ही लगा दें। बात करते हैं यहाँ पे आपको छिंदवाड़ा जिले में पेंच विद्युत परियोजना है, जो कि धनौरा पे है। छिंदवाड़ा के धनौरा नामक स्थान पे एक पेंच ताप विद्युत परियोजना है ना। सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की बात करें तो ये जब विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना थी उससे पहले की सबसे बड़ी परियोजना थी, है ना। तब सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न होती थी। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में ताप विद्युत परियोजना में विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है। ये सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना को, जो कि सारणी ताप विद्युत परियोजना में सारणी नामक बैतूल के सारणी नामक स्थान पर स्थित है ना। बात करें यहाँ पे संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह की, तो ये खंडवा जिले में देखने मिलती है ना, खंडवा जिले में। बात करें चांदनी ताप विद्युत गृह की, तो इसकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत गृह है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत गृह है, जो कि चांदनी ताप विद्युत गृह है, जो कि बुरहानपुर जिले में है ना। कहाँ पे? बुरहानपुर जिले में। और सबसे छोटी विद्युत परियोजना है, सबसे छोटी विद्युत परियोजना है। तो अपन को मध्य प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना में अपन को इतने ही नाम याद रखने हैं जो कि मुख्य है ना।
और इनसे ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। तो ताप विद्युत परियोजना में आपको इतने ही नाम आपको याद रखने हैं और लोकेशन आपको मैप बाई से याद रखनी है। ताप विद्युत परियोजना है। अब अपन पढ़ेंगे नवीकरणीय स्रोत, है ना। अपन को अनवीकरणीय स्रोत की अगर बात करें तो अपन को मुख्य दो ही जो संसाधन पढ़ने थे, ऊर्जा संसाधन, जो कि जल विद्युत परियोजना और ताप विद्युत परियोजना। तो अब अपन पढ़ेंगे दूसरा नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा, है ना, ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में मध्य प्रदेश के लिए कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं ना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अपन को क्या देखना है, सौर ऊर्जा, सौर विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत, और बात करें अगर इधर पे अपन तो यूरेनियम से भी या आणविक ऊर्जा विद्युत स्रोत भी है ना। तो यूरेनियम से, है ना। अगर बात करें तो आपको यहाँ पे बायोगैस है ना, बायोगैस ऊर्जा संयंत्र, बायोगैस विद्युत ऊर्जा, इधर से भी आपको अनवीकरणीय स्रोत। बात करें अगला तो आपको पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा से भी, पवन से भी आपको ऊर्जा उत्पन्न होती है ना मध्य प्रदेश में। बात करें यहाँ पे आपको तो बायोमास, है ना, तो आपको इन क्षेत्रों से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आता है। और यहाँ से अपन विद्युत ऊर्जा देखेंगे मध्य प्रदेश में इनका क्या रोल है ना, क्या क्षेत्र है। तो अपन इनको हेडिंग में आप याद रख सकते हैं इन चीज़ों के। अपन पढ़ेंगे सौर ऊर्जा से, पहला जो रहेगा अपना सौर ऊर्जा पढ़ेंगे। सौर विद्युत ऊर्जा मध्य प्रदेश में इसका क्या रोल है, ये भी अपन मिटा लेते हैं मैप में, कि या लिखा रहने देते हैं, कोई इतना वो मिटा देते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में हाल ही में एक विद्युत परियोजना, सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना शुरू हुई थी, जो कि जिसका जो शिलान्यास है या उद्घाटन है, जो अभी बन के तैयार हो चुकी है या चालू हो चुकी है, वो है रीवा जिले में सबसे बड़ी परियोजना, है ना। तो यहाँ पे रीवा जिले में है, ने मिलेगी, है ना, रीवा के गुढ़ में, गुढ़ नामक एक जगह है रीवा में, है ना। तो गुढ़ नामक जगह है, यहाँ पे आपको 750 मेगावाट के ना, 750 मेगावाट के, जो कि 250 मेगावाट की 3 यूनिट चालू है। बहुत बड़े एरिया में गुढ़ नामक जगह पे आपको एक प्लांट लगा मिलेगा, जहाँ पे सोलर पैनल का बहुत बड़ा प्लांट लगा मिलेगा। आप चाहे तो उसकी फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फ़ोटो देख रहे होंगे। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे एक साथ सोलर पैनल लगाए गए हैं, जहाँ पे 750 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न की जा रही है सौर ऊर्जा से, है ना। और इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया था 10 जुलाई 2020 में ही, है ना, 10 जुलाई 2020 में ही इसका उद्घाटन हुआ था वर्चुअल तरीके से। तो आपको ये याद रखना है, ये मुख्य यहाँ पे यहाँ का फैक्ट था, है ना। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नीमच में, आपको यहाँ पे एक नीमच जगह है, नीमच में आपको यहाँ पे भगवानपुरा नामक सौर ऊर्जा प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है। तो यहाँ पे भी एक सौर ऊर्जा प्लांट है छोटा सा। एक तीसरा अगर बात करें, यहाँ पे एक बीना में, एक बीना रेलवे स्टेशन में आपको, बीना रिफाइनरी के पास और रेलवे स्टेशन पर आपको 1.7 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा प्लांट यहाँ पे देखने मिलेगा। बात करें अगर इंदौर में कस्तूरबा ग्राम, है ना, जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित है और संचालित होता है ना। बात करें अगर एक खंडवा में यहाँ पे आपको एक सौर ऊर्जा से संचालित एक, जो कि तैरता हुआ सोलर प्लांट लगा हुआ है, जो कि खंडवा का एकमात्र तैरता हुआ सोलर प्लांट है ना, खंडवा में तैरता हुआ सोलर प्लांट।
सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट खंडवा में। बात करें अगर एक और बैतूल में जो एक फैक्ट अपन को याद रखने लायक है, तो बैतूल में जगह है, बैतूल की बात करें अगर यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक ग्राम है बांचा नाम से, है ना, बांचा एक ग्राम है, बांचा एक ग्राम है जहाँ पे आपको एक सौर ऊर्जा से संचालित रसोई का पूर्ण ग्राम, एक पूर्ण बोला जाएगा, एक पूर्ण सौर रसोई, है ना, सौर ऊर्जा से संचालित रसोई ग्राम है ना। यहाँ पे जो भी रसोई चलती है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा पे आधारित है ना, सौर ऊर्जा से संचालित होती हैं। पूरा गांव इसी पे होता है, जो कि बैतूल का बांचा ग्राम है। और बात करें गर्म पानी का एक संयंत्र है जो कि भोपाल में है। आपको भोपाल में गर्म पानी का संयंत्र लगाया गया है ना, भोपाल में, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा भोपाल में। तो गर्म पानी का संयंत्र है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संयंत्र है गर्म पानी का संयंत्र। ये कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। बाकी मुख्य आपका जो फैक्ट है, अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है वो रीवा के गुड़ में है ना। इससे जो विद्युत उत्पन्न होगी उसकी 24% बिजली, है ना, 24% जो बिजली है वो दिल्ली मेट्रो को, है ना, दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी मतलब बेची जाएगी, है ना, दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। तो अपन को सौर ऊर्जा में अपन को इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। बात करते हैं यहाँ पे पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा की बात करें तो अपन को यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट देखने नहीं है। पवन ऊर्जा में जो पहली ऊर्जा संचालित हुई थी, जो पहली विद्युत ऊर्जा संचालित हुई थी पवन से, तो वो हुई थी आपकी देवास नाम की जगह से ना, देवास जिले से। आपको जामगोद रानी क्षेत्र है जहाँ पे सबसे पहले आपको पवन ऊर्जा से पवन चक्कियों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की गई थी। तो यहाँ पे आप देवास जिले में आप देखेंगे, इंदौर के पास में देवास जिले में, तो यहाँ पे आपको जामगोद रानी में, है ना, जामगोद रानी एक जगह है। यहाँ पे सबसे पहले पवन चक्कियों के द्वारा विद्युत ऊर्जा संचालित की गई थी, पवन ऊर्जा के द्वारा, है ना। तो ये यहाँ पे देवास नाम की जगह। बात करें वहीं इंदौर में, तो देवास के पास आपको इंदौर देखने मिलेगा। तो इंदौर में आपको, इंदौर बोला जाता है कि पवन चक्कियों का सबसे अधिक पवन चक्कियाँ इंदौर में ही लगी हुई है ना, जहाँ से सबसे ज़्यादा विद्युत बोला जाए तो इंदौर में ही होते हैं। सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ इंदौर में लगी हुई हैं, है ना, इंदौर में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ, और देवास में सबसे पहले, है ना, पवन चक्कियों का। तीसरी अगर बात करें, तीसरी जो ऊर्जा का क्षेत्र है वो है बायोगैस, है ना, या बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा की बात करें अगर, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों से जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा निर्मित की जाती है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ, है ना, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा जो निर्मित की जाती है वो होती है किसे, बायोमास ऊर्जा। हाँ, अपशिष्ट वगैरह से, जैसे कि जो चारे वगैरह से, सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है बायोमास ऊर्जा। जैसे कि धान और भूसी से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, धान भूसी से और कचरा से, है ना, तो कचरा से ऊर्जा संयंत्र उत्पादित होती है, वो धार जिले में, आपने सुना होगा, धार जिले में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो यहाँ पे आपको धार जिले से आपको देखने मिलेगा, कचरा से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। एक ग्वालियर की एक जगह है, यहाँ पे ग्वालियर की एक जगह है जहाँ पे गन्ने की खोई से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। गन्ने की खोई से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जो कि बायोमास के अंतर्गत आता है ना। यहाँ पे उत्पन्न धार से, यहाँ पे अगर बात करें गन्ने की खोई से, है ना, तो यहाँ पे आपको ग्वालियर में आपको उत्पन्न किया जाती गन्ने की खोई से, ग्वालियर में, है ना। और ये जो धार में है ये आपको चारे वगैरह से ना, चारा से। वहीं एक जगह है मुरैना, है ना,
मुरैना में अगर बात करें तो यहाँ पे मुरैना को सरसों का जिला कहा जाता है, जहाँ पे सरसों का उत्पादन या तेल की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको सरसों के डंठल से ये जो कि अपशिष्ट हो जाते हैं, तो उनसे सरसों के डंठल होते हैं, आपने सब देखा होगा, वो पतले पतले वाइट कलर के रहते हैं। तो वो उनसे भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जो बायोमास ऊर्जा के अंतर्गत आती है ना। तो ये आपको देखना है एक और उदाहरण सरसों के डंठल से। ये है मुरैना जिले में। तो बायोमास के अंतर्गत अपन को इतना ही पढ़ना है। अब पढ़ेंगे अपन चौथा जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे अपन बायोगैस। जो मैंने आणविक ऊर्जा संयंत्र बोला था, है ना, आणविक ऊर्जा यूरेनियम, वो अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। मैंने इसमें लिखवा दिया था गलती से, वो आपको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के हिसाब से देखना है, क्योंकि यूरेनियम एक प्रकार का खनिज है जो कि प्रकृति में तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो सीमित है। अगर हम उसे एक बार उपयोग कर लेंगे तो वो कोयले की तरह ही है ना, अगर जितना हम उपयोग कर लेंगे वो एक समय खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यूरेनियम से सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम और थोरियम, इनसे परमाणविक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, और इनसे कम मात्रा में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसकी बहुत कम मात्रा से बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगर बात करें परमाणु ऊर्जा की, तो मध्य प्रदेश में मंडला जिले में चुटका, है ना, चुटका की बात करें, मंडला जिले में चुटका नामक जगह है ना, चुटका नामक जिला है, मंडला जिले का चुटका नामक स्थान, जहाँ पे इससे यूरेनियम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, है ना। तो ये प्रस्तावित है, अभी उत्पन्न नहीं हो रही है। अब बात करें एक और जगह है, शिवपुरी में एक जगह है भीमगढ़, है ना, भीमगढ़ से भी आपको वहाँ पे आणविक ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। 2 जगह प्रस्तावित है आपको परमाणु ऊर्जा के लिए, जो कि याद रखना है ना। परमाणु ऊर्जा की बात करें अगर, जो कि अनवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत ही आता है। पहला आपको जिला देखना है मंडला का चुटका, है ना, मंडला का चुटका, और दूसरा आपको शिवपुरी का आपको भीमगढ़। अब बात करेंगे अपन बायोगैस ऊर्जा की। तो बायोगैस ऊर्जा के अंतर्गत अपन देखेंगे, बायोगैस ऊर्जा के अंतर्गत अगर अपन देखेंगे तो जो कि बायोगैस पशुओं के अपशिष्ट से बनाया जाता है ना, पशुओं, जहाँ पे पशुपालन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, तो वहाँ पे पशुओं का जो अपशिष्ट होता है ना, पशुओं या जीवों का, है ना, कोई भी जो ऐसे जीव होते हैं जो पशुपालन वगैरह होते हैं, जीवों के अपशिष्ट से, है ना, जैसे गोबर वगैरह हो गया और ये सब वगैरह, तो इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बायोगैस ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। अगर बात करें एक उदाहरण की, तो भोपाल में भदभदा केंद्र, है ना, भदभदा केंद्र है, भदभदा प्रजनन केंद्र वगैरह, तो वहाँ पे भी एक है क्षेत्र जहाँ पे बायोगैस ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भोपाल का ही एक और स्थान है जो है बैरसिया पशुपालन ना, बैरसिया नाम का एक जगह है भोपाल में, तो वहाँ पे भी पशुपालन केंद्र, बैरसिया पशुपालन केंद्र, यहाँ पे भी आपको बायोगैस ऊर्जा देखने मिलेगी, है ना। तो यहाँ से उत्पन्न की जाती है। इनका ज़्यादा रोल नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट है, आपको केवल एग्जाम्पल है, मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, बाकी और आपको पॉइंट कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि प्री वगैरह में या कोई भी और एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यहाँ से एग्ज़ाम क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं, तो अपन को इसमें इतना ही देखना है। एक और बात करें अगर, एक जेट्रोफा से बायोडीजल, है ना, बायोडीजल से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है ना, बायोडीजल अगर बात करें, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में के अंतर्गत ही आता है ना, जो कि एक फसल है, जो कि एक पौधे से उत्पन्न बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है, जो जेट्रोफा नामक एक वनस्पति होती है, उससे बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है। जो कि अगर बात करें मंडला में एक जगह है, मंडला में, है ना, तो मंडला में इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाए, 10 मेगावाट का एक छोटा सा प्लांट है, तो यहाँ पे बायोडीजल से उत्पन्न ऊर्जा की जाती है, जो कि मंडला जिले में, है ना।
बोरागढ़ी नामक एक जगह है, बोरागढ़ी। हाँ, तो बोरागढ़ी या बारागढ़ी कहीं कहीं आपको लिखा मिलता है। तो ये बायोडीजल से भी जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो ये आती है अपनी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। ऊर्जा के अंतर्गत अपन को मध्य प्रदेश में इतनी ऊर्जा पढ़नी है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की अगर बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, 1982 में, है ना, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। अपन को ये फैक्ट याद रखना, 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई। आज की वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना है और अपना ऊर्जा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कल। वीडियो जिसको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सीरीज़ के, मध्य प्रदेश विशेष के जितने सारे वीडियो हैं आपको मध्य प्रदेश विशेष प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से सारे वीडियो, पुराने वीडियो देख सकते हैं। अपन मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए बाय, है ना, धन्यवाद।